स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल से लगातार आप मॉर्गन स्टैनले का नाम सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसका नाम आ रहा है। इसका मेन कारण यह है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली कल जो है एक रिपोर्ट निकाली है भारत के ऊपर। जी हाँ, भारत के ऊपर स्पेशली ये रिपोर्ट निकाली गई है और बताया गया है कि भारत ने पिछले एक दशक के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ये आप देख सकते हो, इंडिया डिफरेंट दैन इन 2013 मॉर्गन स्टैनलेस ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसी के बारे में वो 10 बड़ी बातें क्या हैं इस रिपोर्ट के अंदर, द 10 बिग चेंजेस के बारे में बताया गया है, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा एक नया बैच 9 जून से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, इस बैच के अंदर आपको सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं, 1-to-1 मेंटरशिप, मतलब कि अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आप अपने मेंटर से जुड़ पाओगे। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर यहां पर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक साल है आपके पास, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, मॉर्गन स्टैनले जो कि एक US बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, कई बार आपने सुना होगा, कई बार जो रिपोर्ट है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दी जाती हैं, तो कई बार मॉर्गन स्टैनले का भी नाम आता है। इसको फाउंड किया गया था 1935 में और अलग अलग नाम था पहले इसका, तो फाइनली 1935 में इनके जो फाउंडर्स हैं उनके नाम पर रख दिया गया। ये फाउंडर आप देख सकते हो, हेनरी मॉर्गन और हेरोल्ड स्टैनले, दोनों के नाम पर ये रखा गया। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी में आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इन्होंने भारत के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है और एक बिग थम्स अप दिया है मोदी गवर्नमेंट को और कहा है कि जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं 2014 के बाद से, जिस तरह से सरकार ने पॉलिसी लाए हैं, उसकी वजह से भारत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। या आप ये सब देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि दिस इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन 2013। 2013 में जो भारत था उससे कहीं बदला हुआ भारत 2023 में आपको देखने को मिलेगा। 10 साल के इस छोटे से स्पैन में भारत ने अपनी जो पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर, उसको काफी सिग्निफिकेंटली गेन की है। एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आया है बिकॉज ऑफ मैक्रो एंड मार्केट आउटलुक। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजी एंड इकोनॉमिक्स, हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन लेस देन अ डिकेड। ये रिपोर्ट का नाम है और इस रिपोर्ट के अंदर 10 बड़े चेंजेस की बात कही गई है जो भारत ने पॉलिसी चेंजेस किए हैं और उसकी वजह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। और ये 10 बड़े चेंजेस क्या क्या है ये आप देख सकते हो यहां पर, जैसे सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म, फॉर्मलाइजेशन हो गया इकोनॉमी का, रियल इस्टेट हो गया, डिजिटलाइजेशन, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फोकस ऑन FDI, इंडिया 401K मूवमेंट। ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये सारे जो 10 बड़े चेंजेस हैं वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला हम बात करते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में। देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स में गिरावट किया है, जिस तरह से पहले हमारे देश के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था, बिजनेस नहीं आते थे, तो ये जो गिरावट किया है ये इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आया है। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये बेसिकली हमारे जो सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा बदलाव है। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। जब मैं कहता हूं कि सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म, सप्लाई साइड का मतलब क्या हो गया, जो हमारे देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी भरपूर मात्रा हो, इसी को तो हम सप्लाई साइड कहते हैं। डिमांड हो गया, जो हम लोग डिमांड करते हैं, जो हम खरीदते हैं। लेकिन अगर हमारे देश में ही चीजें बनेंगी, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा कंपनी आएंगी, तो सप्लाई साइड को एक बड़ा मजबूती मिलेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि सरकार अगर टैक्स कम करे। यहां पर जो पहला वाला डायग्राम है ये आप देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि 2000 मतलब 10 साल पहले अगर आप देखोगे, जो पहले टैक्स हुआ करता था, बेस कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ये हुआ करता था करीब 22-23% के आसपास। और अभी प्रेजेंट में भारत का ये जो टैक्स है, बेस टैक्स, वो है करीब 15%। देखो, मैं बेस की बात कर रहा हूं। एक्चुअल अगर आप देखोगे तो पहले ये 25 से बढ़कर लगभग 34-33% के आसपास हुआ करता था। और आज के डेट में आप देखिए, सारे अगर आप टैक्सेस वगैरह लगा दो कॉर्पोरेट के लिए, ये जो टैक्स है लगभग 22-23% के आसपास पड़ता है। तो क्योंकि
कॉर्पोरेट टैक्स पहले बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से भारत में कंपनियां नहीं आती थी। ज़्यादातर कंपनियां क्या हैं, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, अगर चाइना से शिफ्ट भी हो रही हैं तो वो इधर चली जाती थी। लेकिन क्योंकि भारत में भी अब कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी नीचे हो गया है, इसकी वजह से जो कंपनियां हैं भारत में आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और इसकी वजह से एक सप्लाई साइड को एक बड़ा रिफॉर्म मिला है। अब देखिए क्या है ना कि अगर कंपनियां आ तो जाएं भारत में, मान लो इलेक्ट्रिसिटी ना हो, रोड की सुविधा ना हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेकेंड वाले डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे पिछले 8 साल के अंदर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी पुश दिया है। यहां पर आप देख सकते हो नेशनल हाईवे, ये पहले कितना हुआ करता था, अब कितना हो गया है, डबल हो गया है। इसके अलावा ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर पहले 58 मिलियन हुआ करते थे, आज के डेट में 771 मिलियन हो गए हैं। पहले रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी 25 गीगावाट था, अब देखिए 95 गीगावाट हो गया। रेलवे रूट जो इलेक्ट्रिफाइड है, पहले सिर्फ 4.1% ही जो रेलवे रूट है वो इलेक्ट्रिफाइड थे, आज के डेट में लगभग 42% रेलवे रूट इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव हुआ है, तो इसी की वजह से हमारा सप्लाई साइड रिफॉर्म जो है मजबूत हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें फॉर्मलाइजेशन के बारे में, ये आप देख सकते हो, फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि लोग गलत तरीका ना अपनाएं। जैसे मान लो पहले कैश में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ करता था, काला धन हुआ करता था, तो उसके बजाय यहां पर लोग डिजिटल पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करें। और इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो, इसमें है जीएसटी। जीएसटी आपने देखा होगा जब से लागू हुआ, स्टार्टिंग में तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या जीएसटी का कलेक्शन बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा, क्या 1 लाख करोड़ हर महीने का जो स्लैब होता है, कि क्या हर महीने 1 लाख करोड़ भी हम उसको जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन आज के डेट में देखिए, अभी पिछले महीने की बात है, अप्रैल 2023 में जो जीएसटी कलेक्शन है वो एकदम ऑल टाइम हाई पर चला गया, लगभग 1.8 लाख करोड़ के आसपास चला गया था जीएसटी का कलेक्शन। तो ये साफ दिखाता है कि लोग जो हैं वो यहां पर फॉर्मल तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो काला बाजारी नहीं करना चाहते, ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। फिर इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन हम सबको पता है कि किस तरीके से बढ़ा, स्पेशली यूपीआई के आने के बाद से किस तरीके से। यहां पर आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब कि पहले आप देखिए 2015-16 में जस्ट 4.4% ऑफ आवर जीडीपी यहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ करता था, आज के डेट में 76% ऑफ आवर जीडीपी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। यह साफ दिखाता है कि ये फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है इकोनॉमी, और जितना ज्यादा फॉर्मलाइजेशन होगा उतना बेटर होगा। फिर इसके अलावा आप सबको पता है कि एक बड़ा काला धन जो है वो रियल इस्टेट में जाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के डेट में चला गया, लेकिन रिपोर्ट का यह कहना है कि यहां पर फॉर्मलाइजेशन होने की वजह से, इकोनॉमी में पुश होने की वजह से रियल इस्टेट के अंदर जो एक्ट लाया गया, रेरा आपने सुना होगा, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, उसके अंदर आप देख सकते हो यहां पर ऑल टाइम हाई पर जो नए सेल्स हो रहे हैं, यहां पर ये जो है आपका पिक्चर, ये नए सेल्स के दिखा रहा है। ऊपर वाला जो टिक आप देख रहे हो ये नए लॉन्चेस का दिखा रहा है, मतलब कि रियल इस्टेट के अंदर भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। ये तीसरा वाला आप देख रहे हो ना, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर चौथा अगर हम देखें, डिजिटलाइजिंग सोशल ट्रांसफर, मतलब कि आपने देखा होगा कि जो सोशल बेनिफिट ट्रांसफर है वो कितना तेजी से बढ़ा है। और स्पेशली पहले ये कहा जाता था कि जो पैसा है वो गरीब तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है, और मान लो सरकार अगर 100 रुपए दे रही है तो सिर्फ जो है 15-20 रुपए ही पहुंच पाता था। तो उसको लेकर इस सरकार ने बड़ा बदलाव किया। देखिए ये सारी चीजें रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं यहां पर कुछ भी। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर आप देख पाओगे कि किस तरीके से जो सोशल बेनिफिट ट्रांसफर है गरीबों को, वो यहां पर तेजी से बढ़ा, इस ग्राफ के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहां पर सरकार ने कहा है कि जो एनपीए हुआ करता था, मतलब रिपोर्ट में कहा गया है कि जो एनपीए हुआ करता था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो ये एक बड़ा दिक्कत बन गया था। अभी भी मुझे याद है 2014-15 में सरकार और रघुराम राजन जी जब आरबीआई के गवर्नर थे, दोनों के बीच में मीटिंग होती थी कि कैसे हम एनपीए को कम कर सकते हैं बैंकों के अंदर। तो यहां पर क्या है ना कि बेसिकली जो कॉर्पोरेट हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो बहुत सारा लोन ले लेते थे बैंकों से, वो लोन वापस से चुका नहीं पाते थे, वो एनपीए बन जाता था। यहां पर अब आप देख सकते हो कि यहां पर जो इंपेयर्ड लोन रेशियो है उसमें अब आपको गिरावट देखने को मिलेगा। पहले तो एनपीए ये बढ़ता गया 2017-18 तक, लेकिन उसके बाद से जो पॉलिसी का असर आपको देखने को मिलेगा, और ये आप देख सकते हो कि एनपीए जो है एकदम नीचे चलता जा रहा है यहां पर। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि बिजनेसेस के ऊपर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके ऊपर जो कर्ज था वो भी कम हुआ है। यहां पर आप देख पाओगे 2014 में कॉर्पोरेट के ऊपर कर्ज जो है 62% ऑफ जीडीपी था, आज के डेट में लगभग ये 50% ऑफ जीडीपी हो गया है। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहां पर जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है
उसकी तारीफ की जा रही है रिपोर्ट में। फिर नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर बेसिकली बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, कहने का मतलब आपने देखा होगा हर 2 महीने पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीट होती है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट कितना होगा। हमेशा मैं वीडियो बनाता रहता हूं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2020 के समय ये आप देख पाओगे यहां पर कि कोविड पैंडेमिक आने की वजह से सारे दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने अपना जो पॉलिसी रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसको कम किया था। यूएस में तो इंटरेस्ट रेट लगभग 0 के आसपास हो गया था। यहां पर भारत ने अपना इंटरेस्ट रेट 0 नहीं किया था, उसको 4% पर लाकर रोक दिया था। तो 4% पर लाकर और वापस से अब आपने देखा होगा इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तो फिर से रेपो रेट को बढ़ाना स्टार्ट किया गया। तो बेसिकली ये क्या दिखाता है कि भारत ने जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की है वो भारत को फायदा हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो मेन एम क्या है, हमारा इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, मतलब 4% का एवरेज होना चाहिए, वो हम मानकर चलते हैं। और आप राइट साइड में देख सकते हो ये वाला जो डायग्राम है वो दिखाता है कि कैसे हमने उसको फ्लेक्सिबल के अंदर रखा है, मतलब कि हमने इसको 6% से ज़्यादा नहीं होने दिया। हाँ, रिसेंट टाइम में आप देखोगे पिछले साल ये 6% से ऊपर चला गया था, लगभग 7-8%, लेकिन वापस से अब ये कम हो गया है। मतलब कि आरबीआई ने कोशिश की है कि इन्फ्लेशन को एकदम कंट्रोल में यहां पर रखा जाए, जो आपको देखने को मिलेगा। और इस चार्ट में आप देख सकते हो पहले 2009-10 में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो टू डिजिट में चला गया था, 11%, 12% तक जो इन्फ्लेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ भी जो कोशिश की गई है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे और जीडीपी ग्रोथ भी होती रहे, ये एक फायदा है इकोनॉमी के लिए। ये पॉलिसी सरकार ने अच्छी अपनाई है, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। फिर दूसरा रिपोर्ट में बताया गया एफडीआई को लेकर कि सरकार ने रैदर देन एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होता है, उस पर ध्यान देने के बजाय हमने बहुत ज्यादा ध्यान एफडीआई के ऊपर दिया है। देखो डिफरेंस क्या होता है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ समय के लिए भारत आते हैं, भारत के स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में निवेश करते हैं और जैसे ही मौका लगता है वो वापस चले जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आते। लेकिन जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं भारत में। तो ये अगर आप देखोगे ब्लू लाइन ये दिखा रहा है कि कैसे हमने एफडीआई के ऊपर फोकस किया है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है भारत में, वो बाहर के देशों से बड़ा पैसा आया है और इसकी वजह से भारत को एक बड़ा फायदा हुआ है। ये आप नीचे का जो देख रहे हो ग्राफ, ये ग्रीन कलर का है, ये बेसिकली एफपीआई को दिखा रहा है कि कभी ये लोग आते हैं चले जाते हैं, कभी आते हैं चले जाते हैं, इस तरह से होता रहता है। ठीक है, फिर यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये 401 के मूवमेंट क्या है, 401 के मूवमेंट क्या है। देखो बेसिकली क्या है ना कि ये यूएस के अंदर एक लॉ आया था। यूएस के अंदर क्या आया था कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह हैं वो एम्प्लॉयज़ को दिए जाएं। जब एम्प्लॉयज़ रिटायर हों 60 साल के बाद, तो एक प्रकार से उनके पास इतना पैसा होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए ताकि उनका जीवन जो है आगे चल सके। तो उसमें क्या है कि एम्प्लॉयर जो है, जो जॉब देता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है उसके रिटायरमेंट बेनिफिट में और जो एम्प्लॉय है वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। तो वही कुछ मूवमेंट भारत के अंदर भी देखने को मिला और इसको बेसिकली दिखाया गया है कि जो निवेश वगैरह किया जाता है, जैसे एसआईपी वगैरह आपने देखा होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह, उसमें आप देख सकते हो कि कैसे भारत के अंदर एक बड़ी तेजी आई है। लोग निवेश कर रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने रिटायरमेंट की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, वो भारत के मूवमेंट को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और फिर लास्ट में यहाँ पर एमएनसी सेंटिमेंट, मतलब कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका भारत के प्रति सेंटिमेंट मल्टी ईयर हाई पर चला गया है। मतलब कि ये अगर आप देखोगे ना, ये 0 के ऊपर जब लाइन है, इसको भारत और चाइना से बेसिकली कंपेयर किया गया है। अगर ये ग्राफ इस 0 के ऊपर है, मतलब कि हमारा सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव है, जो एमएनसी का सेंटीमेंट है भारत की तरफ वो पॉजिटिव है रैदर देन चाइना। आप पहले का देखो, 2014 के पहले आप देखोगे ये नेगेटिव में था, ये हमेशा इधर ही रहता था। लेकिन 2014 के आने के बाद जो कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भारत आना चाहती हैं, वो दिखाता है, ये आप देख सकते हो। और ये तो अब ऑल टाइम हाई पर चला गया है जब से ये चाइना में कोविड वगैरह के बाद से अगर आप देखो, और जिस तरह से अभी चल रहा है चाइना और बाकी दुनिया के साथ जो है, तो उसकी वजह से अब जो कंपनी शिफ्ट हो रही हैं, चाहे एप्पल की बात करिए, वो सब अब भारत के अंदर आ रही हैं। तो ये जो ग्राफ है वो उसी को दिखा रहा है। आई होप कि आप समझ के होंगे। और इसके अलावा लास्ट में एक और चीज़ है, दैट इज भारत का सर्विस सेक्टर, ये बहुत तेजी से बूम हुआ है। ये अगर आप देखोगे ना, भारत काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं हम, कई चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आप ये ग्रीन कलर वाला ग्राफ देखो, ये दिखा रहा है 1.8%। मतलब दुनिया में जितने भी गुड्स का एक्सपोर्ट होता है उसमें भारत का हिस्सा सिर्फ 1.8% है। लेकिन अगर आप ये देखो, ये वाला ये जो ग्रे कलर का लाइन है, ये दिखा रहा है कि भारत का हिस्सा एक्सपोर्ट सेक्टर में
4.9% है, मतलब कि इसमें एक बड़ी तेजी आई है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विस में, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता दूं कि जब ये रिपोर्ट आया तो कई सारे मीडिया हाउसेस ने जो मॉर्गन स्टैनली के इंडिया एमडी हैं उनसे बात की, तो जो एमडी हैं उन्होंने कहा है कि अगले कुछ सालों में भारत टॉप 3 पर आ जाएगा। या आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि अगर हम जीडीपी की बात करें तो आज के डेट में एब्सोल्यूट टर्म में जीडीपी अगर आप देखोगे तो इट इज $3.1 ट्रिलियन के आसपास, लेकिन 2031-32 तक ये $7.9 ट्रिलियन हो जाएगा और हमारा पर कैपिटा इनकम भी $2200 से इंक्रीज होकर $5200 हो जाएगा। तो भारत टॉप 3 में 2027 तक एंटर कर जाएगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनले एमडी जी का कहना है भारत के। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, आगे हो सकता है कुछ रिस्क हो, कुछ खतरा हो। वो रिस्क क्या है? यहां पर कुछ खतरा है जैसे कि ग्लोबल रिसेशन। अब ग्लोबली दुनिया में अचानक से कुछ हो जाए तो पता नहीं, तो ग्लोबल रिसेशन हो जाएगा तो ये भारत के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। 2024 में जो जनरल इलेक्शन है, अगर मान लो इन केस अगर जो है इलेक्शन, देखो ये मैं बयान नहीं दे रहा हूं, अगेन मैं यही चीज कहूंगा, ये सारी चीजें रिपोर्ट के अंदर है, वही मुझे बताना पड़ रहा है। यहां पर जो जनरल इलेक्शन अगर मान लो सरकार, मोदी सरकार हार जाती है या फिर कुछ ऐसा होता है कि पूर्ण बहुमत नहीं आता है, फ्रेगमेंटेड इलेक्शन होता है, तो उस केस में ये भारत के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इसके अलावा यहां पर जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसमें अगर शार्प प्राइस हुआ, अगर ऑयल वगैरह के प्राइसेस बढ़े तो ये हमारे लिए सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और साथ ही साथ यहां पर भारत में जो स्किल्ड लेबर है उसकी कमी है, लेबर तो है लेकिन स्किल्ड लेबर की कमी है, ये शायद भारत के लिए खतरा हो सकता है, तो वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये बड़ी कुछ चीजें थी मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में हुंडीज को क्या कहा जाता है? बेसिकली इन चारों में से हुंडीज किसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।